हम लोग थोड़ा इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लेंगे। जो पाकिस्तान अभी इस तरह से दम भर रहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ये करेंगे, तो उसकी पहले इकोनॉमिक ताकत किस तरह का है, वो तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। जब भाई वो लड़ पाएगा, एक ही दो दिन की नहीं लड़ पाएगा, वो देख लेंगे उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह के हैं। उसी में फिर देखेंगे उसका इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या है, उसका एक्सपोर्ट कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर क्या क्या है, उसकी जीडीपी कितना बड़ा जीडीपी है, उसका फॉरेन रिजर्व कितना बड़ा है, उस कंट्री में बाहर से जो पैसे कमा के भेजते हैं रेमिटेंस कितना है, जीडीपी ग्रोथ कितना है। ये सारे जो भी डेटा है वो देखेंगे और इंडिया से थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। फिर इसके पीछे की जो भी कहानी है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज द देखिए, जब पाकिस्तान की इकॉनमी को आप देखोगे तो जो इंडियन जीडीपी है, आप इंडियन जीडीपी देखोगे तो इंडियन जीडीपी कितना है? 3.9 ट्रिलियन। 3.9 ट्रिलियन। और पाकिस्तान की जीडीपी कितना है? 340 बिलियन का। मतलब हम लोग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाले टाइम में हम लोग 5 ट्रिलियन बनेंगे। और 2030 तक का ये टारगेट है कि हम लोग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेंगे। अभी हम लोग वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे हैं। हमसे ऊपर कौन कौन है? सबसे फर्स्ट पे आता है अमेरिका, आता है सेकंड पे चाइना आता है, थर्ड पे आपका जर्मनी आता है, फोर्थ पे जापान आता है, और फिफ्थ पे इंडिया आता है। ठीक, इकोनॉमी में जो जीडीपी होना चाहिए, कितना बड़ा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल के अंदर हम हमारे देश में कितने पैसे का उत्पादन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। पाकिस्तान को देखोगे तो 340 बिलियन डॉलर के है। मतलब इससे ज़्यादा तो हमारा फॉरेन रिजर्व है। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व मतलब क्या होता है? जो आपके पास डॉलर कितना है, येन कितना है, पौंड कितना है, इस सब तरह से होता है। जो विदेशी पैसा आपके पास कितना है आपके देश में, ठीक, ये होता है फॉरेन रिजर्व। तो हमारे पास तो 700 बिलियन, लगभग 600 साढ़े 600 बिलियन डॉलर का तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान की जीडीपी है 340 बिलियन डॉलर की। हमारा इंडिया इज 11th टाइम लार्जर देन पाकिस्तान, 11 टाइम हम लोग बड़ा है पाकिस्तान से इकोनॉमिक में। ठीक, उसके बाद और देखते हैं इंडियन जीडीपी ग्रोथ है जो 6.5%। मतलब हम लोग जो एनुअली ग्रोथ हो रहा है, मतलब मान लीजिए अभी हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो इसमें 6.5% का ग्रोथ रेट से हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं। और इसमें आने वाले टाइम में और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि वर्ल्ड वर्ल्ड का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, जैसे ट्रेड वॉर है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, ऑयल प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, या फिर मानसून अपने अच्छे से आए और मानसून से बारिश भी अच्छा हो, तो उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो, सर्विस सेक्टर और थोड़ा ग्रोथ करे, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी और ग्रो करे, जिससे हमारे रेमिटेंस भी आएंगे। तो ये सब यदि एक्टिविटी होगा तो हमारी इकोनॉमी और आने वाले टाइम में 2030 तक हम लोग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और थर्ड लार्जेस्ट हम लोग हो जाएंगे। ठीक, और 2047 में तो हम लोग डेवलप कंट्री बन रहा है। 2047 में कितना हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। ठीक, तो वर्ल्ड में हम लोग इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये तीनों एक पायदान पे कभी ऊपर नीचे होते रहेंगे। मतलब इस इक्वलिटी में हम लोग आ जाएंगे। यदि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ देखेंगे 2%, मतलब क्या उसकी ग्रोथ 2% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? वहाँ पे बहुत सारे समस्या है, मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे स्किल नहीं है। ठीक, एग्रीकल्चर में ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब? किसान के पास अच्छी बीज नहीं है, किसान के पास खाद नहीं है, किसान के पास पानी की समस्या, इरिगेशन, सिंचाई नहीं है, तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। सर्विस सेक्टर में उसका इकॉनमी में मतलब नहीं फैल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सर्विस सेक्टर अच्छा नहीं है भाई, टूरिज्म वहाँ पे आएगा ही नहीं, होटल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टूरिज्म तब तो जाएगा ना जब आपके पास कुछ रहेगा दिखाने के लिए, या आपके अंदर आपके कंट्री में कुछ सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा, तभी तो बाहर के लोग पाकिस्तान में जाएंगे कुछ देखने के लिए। या फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा रहेगा, तभी तो आप वर्ल्ड में भेज सकते हैं। जैसे कि अपना देश है, इंडिया है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऐसे है कि हम हमारे जो देश के जो लोग हैं वो विदेशों में बड़े बड़ी कंपनियों पे क्या है, सीईओ के पोस्ट पे सारे कंपनी को होल्ड करते हैं। ठीक, तो ये सब हो गया कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो गया। ठीक है, हमारी कंसल्टेंसी वर्ल्ड में इतना फेमस है, हमारी सॉफ्टवेयर इतना वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा जो बीपीओ है वो इतना वर्ल्ड में जा रहा है। ठीक, तो ये सब हमारा सर्विस सेक्टर का जीडीपी में मतलब 50 to 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान का क्या है? जीडीपी ग्रोथ 2% है। इसका क्या मतलब? ना तो उसका सर्विस सेक्टर, ना उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, ना उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर, कुछ उसका ग्रोथ
कर ही नहीं रहे, दो ग्रोथ कर रहे हैं, 2% से ग्रोथ ग्रोथ कर रहा है। इंडिया का पर कैपिटा है $2850, मतलब हमारा एक व्यक्ति का जो आमदनी है वो $2850 है। ठीक, अब इसको 80 से 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना है डॉलर या अभी रुपया का, तो कितना बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम कितना, $1250 है। तो इंडिया क्या हो जाएगा, अपर मिडल, मतलब वर्ल्ड बैंक ने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लिस्ट डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में भी अपर डेवलपिंग कंट्री, मिडिल डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें एक किया हुआ है मतलब पैरामीटर, जैसे कि जो ये $14,000 से ऊपर जिसका होता है वो डेवलप कंट्री में के कैटेगरी में जाता है। ठीक, तो हम लोग अभी है लोअर 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 मिडिल इनकम कंट्री में हम लोग आते हैं। $2850, एग्जैक्ट आई एम नॉट कोटिंग दिस थिंग। पाकिस्तान का क्या है, लिस्ट डेवलप कंट्री में आता है, $550 है, 1000 अप्रॉक्स। 1000 से नीचे लिस्ट डेवलप होता है तो 1250, उसी के बारे में। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व कितना, 620 बिलियन का है। पाकिस्तान का क्या फॉरेक्स रिजर्व, $8 से $9 बिलियन का। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है आपके पास, पता है आपको, जो कितना स्ट्रांग है, जितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होगा तो उतना आप स्ट्रांग कंट्री माने जाएंगे। कोई इन्वेस्टर आपकी कंट्री में, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है, मतलब 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जैसे कि चाइनीज फॉरेक्स रिजर्व है तो 2-3 ट्रिलियन डॉलर उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। तो उससे क्या होता है, जो बाहर का जो इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आता है पैसा लगाने, उसके भरोसा रहता है जो भाई यदि उस कंट्री की जो नेटिव जो डोमेस्टिक करेंसी है वो यदि कमजोर भी पड़ गया तो उस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व है जो उसको स्टेबल कर लेगा, या हमारा घाटा नहीं होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उस कंट्री में घाटा मतलब नहीं डूबेगा नहीं। ठीक, जो एफडीआई आता है, जो एफपीआई आता है, वो इस सब पे डिपेंड करता है, जो आपका फॉरेन मतलब और अदर फैक्टर के अलावा इस पे डिपेंड जरूर करता है जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। ठीक, तो $620 बिलियन का है पाकिस्तान का, मतलब कितना है, $8 से $9 बिलियन का। दूसरा चीज ये है, देखिए फॉरेक्स रिजर्व से क्या होता है, जैसे कि ऑयल का आप खरीदेंगे, मान लीजिए पेट्रोलियम खरीदेंगे, अपने देश में लगभग 80% हम लोग पेट्रोलियम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, तो यदि हमारे किसी कंट्री के साथ रुपया में ट्रेड नहीं चलता है, जैसे कि मान लीजिए ईरान के साथ एक टाइम में ये हुआ था कि हम बोले थे जो भाई हम आपको रुपया देंगे, आप मुझे दे दीजिए पेट्रोल भेजिए। ठीक, लेकिन बहुत कंट्री ऐसा है जिसके साथ हमारे रुपया में ट्रेड नहीं चलता है, तो उसको फिर हमें क्या देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। जो आपका पेट्रोलियम हो गया या एनर्जी हो गया वो एसेंशियल होता है, उसमें आप कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको डॉलर को देना ही पड़ेगा। तो आपके पास जब ज्यादा डॉलर रहेगा तभी तो आप डील मतलब ऑयल खरीद पाएंगे, या और एसेंशियल थिंग है आप खरीद पाएंगे। जैसे पाकिस्तान के पास $8-9 बिलियन का रिजर्व है, तो वो क्या करेगा, कुछ बाहर से खरीदने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। ठीक, इन्वेस्टर आएंगे ही नहीं आएंगे। दूसरा जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब भी इसके ऊपर भरोसा नहीं दिखाएगा, जब भाई तेरे पास तो रिजर्व ही नहीं है तो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ठीक, दूसरा क्या, इन्फ्लेशन। इंडिया में 5% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई होता है। जैसे अभी 100 रुपये कोई चीज है तो अगले साल कितना, 5% है, तो मतलब अगले साल 105 हो जाएगा। ठीक, पाकिस्तान में देखेंगे तो 30% है। 30% मतलब जो अभी आटा 100 रुपये है, जो आटा पाकिस्तान में अंदर 150 रुपया है, तो उसका 30% आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 45 रुपया और जोड़ दीजिए, मतलब अगले साल 195 का हो जाएगा। तो पाकिस्तान में इस तरह से इन्फ्लेशन है, वहाँ पे महंगाई इस तरह से है वहाँ पे। ठीक, एक्सटर्नल डेब्ट इंडिया में 640 बिलियन का है, पाकिस्तान का 125 बिलियन का है, तो डेब्ट तो उसका होगा ना जिसका इकॉनमी बड़ी होगी ना, वो चीज़ समझ गए। तो इकॉनमी हम पाकिस्तान और इंडिया को थोड़ा सा कंपेयर किए हैं डेटा पे। अब देखिए इंडिया का यदि आप देखेंगे एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट में कितना आईटी है, आईटी सेक्टर बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे जीडीपी का लगभग 50 से 60% सर्विस सेक्टर से आता है, तो उसमें आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा रोल है। फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल में हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक, फार्मास्यूटिकल में बहुत आगे हैं। जो जेनेरिक मेडिसिन होता है वो हम लोग बहुत सारे कंट्री को भेजते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन में हम लोग बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे पूरे अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री है, उसमें हम जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, जो मेडिसिन थोड़ा सस्ता होता है। यदि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप कोई दवाई बनाएंगे, तो फिर आप उसको पेटेंट करा लेंगे, 10 साल या 20 साल के लिए पेटेंट करा लेंगे, और फिर आप जो पैसा, जो आप प्राइस फिक्स करेंगे उसी प्राइस में लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आपने आर एन डी पे इतना खर्च किया है तो आपको वो पेटेंटेड हो जाता है, मतलब आपके अलावा और कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकता है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन ऐसा होता है, जब आपका पेटेंट 10 या 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो सेम फार्मूला यूज करके दूसरा कंपनी बना सकता है। तो उससे क्या होता है ना कि उसको आर एन डी पे खर्च नहीं हुआ है ना, तो उससे वो जो बनाएगा तो वो थोड़ा सस्ता बनाएगा। ठीक, तो जेनेरिक मेडिसिन में हम लोग बहुत आगे हैं, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है, थोड़ा गरीब देश है, तो वो
ज़्यादा महँगा दवा अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, तो जेनेरिक मेडिसिन हम लोग वहाँ पे अफ्रीका को सप्लाई करते हैं, ठीक? वैक्सीन, जैसे यूएसए या इधर अदर कंट्री यूरोपियन हो गया या इधर अफ्रीका में हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो गया। अफ्रीका में तो अलग-अलग तरह की हमेशा बीमारी आता रहता है, तो हम लोग वैक्सीन खूब एक्सपोर्ट करते हैं, वैक्सीन में हम लोग बहुत आगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यदि देखेंगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी अब ग्रो कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया, इस सब स्किल इंडिया से हम लोग स्किल मैन पावर जनरेट कर रहे हैं। फिर मेक इन इंडिया में हम लोग मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो उससे हम लोग एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी आगे जा रहा है, जो लेदर सेक्टर है वो भी आगे जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। फिर यदि आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, ठीक। एक पीएलआई स्कीम आया आया था, ये पीएलआई स्कीम, जिसमें कि बहुत सारे कंपनी को हम लोग ड्यूरिंग द कोविड उसको बहुत सारा सपोर्ट दिए, जो भाई आप मैन्युफैक्चर करो भेजो। एप्पल जो वर्ल्ड का एक ब्रांड है, उस वो अभी चाइना में, चाइना से सब कुछ, क्योंकि चाइना और अमेरिका भी ट्रेड वॉर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उस पर टैरिफ लगेगा यदि एप्पल कंपनी चाइना में अपना चीज़ को प्रोडक्शन करके फिर अमेरिका में जाए, तो बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लगेगा अमेरिका के द्वारा, तो महंगा हो जाएगा अमेरिकन मार्केट में, तो बिकेगा नहीं। तो इसकी वजह से एप्पल बोल रहा है कि जो भाई चाइनीज में जो हमारा प्रोडक्शन लाइन है ना, उसको हम शिफ्ट करके इंडिया में लेके आ रहे हैं। वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चर में हम लोग सबसे आगे हैं, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद सर्विस सेक्टर में तो हम है ही। पाकिस्तान में देखोगे तो टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, सीमेंट है। अब देखिए टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सीमेंट, ये तीनों जो उसका सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है। टेक्सटाइल के लिए कपास की जरूरत पड़ती है, कॉटन की जो प्रोडक्शन होता है, और कॉटन को प्रोडक्शन करने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और इरिगेशन पाकिस्तान में दो तरीके से हो सकता है, या तो एक मानसूनल इरिगेशन होगा, या दूसरा इरिगेशन जो कैनाल के थ्रू होगा, जो पानी नदी के थ्रू आएगा। तो मानसून इरेटिक मानसून होता है, तो मानसून के लिए फिक्स नहीं है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक। और मानसून का जो बारिश होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक। तो मानसून पाकिस्तान को उतना ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता है। दूसरा चीज़, देखिए दूसरा चीज़, हमने अभी पानी बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान की जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, वो 90% इंडस रिवर पे डिपेंडेंट है। इंडस रिवर पे, जो हम सिंधु जल संधि कहते हैं, सिंधु पे निर्भर करता है। तो हम अभी पानी बंद कर दिए हैं, तो उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, क्योंकि कपास का उत्पादन होगा नहीं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इनपुट प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इनपुट कपास, मतलब इनपुट चाहिए ना, कपास मिलेगा नहीं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगा कैसे, ठीक। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब कपड़ा के मतलब बनता है ना, तो उसको प्रोडक्शन लाइन में वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धुलाई करने के लिए, रंगाई करने के लिए, ये सब करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर इधर से जाएगा नहीं। एग्रीकल्चर के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। कोई भी फसल लगाओगे, गेहूं लगाओगे, चावल लगाओगे, कपास लगाओगे, या और कुछ भी लगाओगे, तो उसके लिए पानी तो चाहिए ना। अब पानी के लिए कहाँ से, पाकिस्तान में नहर जो कहते हैं, केनाल इरिगेशन का बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव है। कैनाल से ही उसकी एग्रीकल्चर में मतलब वो होता है, ठीक, क्या कह सकते हैं, सिंचाई होता है। अब यदि हम पानी हम देना बंद कर देंगे, तो वहाँ पे अब दूसरा चीज़ क्या समस्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ। फिर वो क्या करेगा, बोरिंग करेगा, बोर करके नीचे से पानी निकालेगा, नीचे से ये पानी निकालेगा, तो जो ग्राउंड वाटर है वो नीचा चला जाएगा। तो एक समस्या उससे क्या होगा, तो उसकी खेत जो है ना, भूमि बंजर होती चली जाएगी, ठीक। और दूसरा चीज़, यदि पानी से नीचे से पानी निकालेगा, तो पेट्रोलियम का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, डीजल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, या तो उसके पास पैसा नहीं है, तो पेट्रोल डीजल मंगाएगा कहाँ से। यदि मंगा भी लिया, तो जलाएगा तो फिर पॉल्यूशन होगा। तो वैसे ही उसका देश में क्या है, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो पॉल्यूशन होगा, तो उससे और समस्या होगी। सीमेंट के लिए भी चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और सीमेंट, ये इफेक्टेड होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा इंडस वाटर है उसे इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। जैसे हम पानी को ब्लॉक कर देंगे, हमारे पास जो तीन रिवर है, जैसे कि आप देखिए, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इसके जो मतलब ट्रिब्यूटरी है, जैसे किशनगंगा हो गया, किशनगंगा हो गया, रेतले हो गया, बहुत सारे रिवर है जिसपे हम अलग अलग डैम बना रहे हैं। किशगंगा डैम बना रहे हैं, रेतले डैम बना रहे हैं, उसके बाद बगलिहार बना रहे हैं, और ये बहुत सारे डैम हम बना रहे हैं। तो बहुत सारे डैम हम लोग पोस्टपोन कर दिए थे, बिकॉज जब पाकिस्तान बोला था, जब भाई आप डैम बना लोगे तो हमारे पास पानी कैसे आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो कर दिए थे। लेकिन अब उस डैम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आने वाले टाइम में जब हम डैम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम टोटल पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। समझ गए। दूसरा चीज़ ये होगा, पानी की वजह से हम ड्रॉट और वो कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑल ओवर मिला के पाकिस्तान की इकोनॉमी है।
समझ गए। देखिए इंडिया में पॉवर्टी रेट देखेंगे तो 10 से 12% है इंडिया में पॉवर्टी रेट। पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी। तो हमारी जनसंख्या का गरीबी मतलब क्या होता है? जो एक तेंदुलकर फार्मूला है जिसमें कहता है 2400 कैलोरी ग्रामीण में, 2100 कैलोरी शहरी में, जिसको प्रतिदिन नहीं मिलता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे की लोग लोग है। ठीक। तो पॉवर्टी में देखेंगे 10 से 12% है। पाकिस्तान में देखेंगे तो पॉवर्टी 35 से 40% है। अब गरीबी होगा तो भाई क्या होगा? इसीलिए तो टेररिज्म है, क्योंकि गरीबी है, खाने को पैसा नहीं है। हाँ, तो ये जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो क्या करता है? ड्रग्स का पैसा उठा के लेके आता है, आईएसआई देता है उसको पैसा। हाँ, आईएसआई और ड्रग्स का जो पैसा आता है वो लेके आता है, और फिर क्या करता है, जो ये 40% जो ये गरीब जनसंख्या है ना, तो उसको क्या करता है? ब्रेन वॉश करता है पहले। किसके नाम पे? रिलीजन के नाम पे ब्रेन वॉश करता है, और इंडिया के साथ हेट्रेड के नाम पे ब्रेन वॉश करता है। जब भाई इंडिया ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, इंडिया ने तुम्हारा कश्मीर ले लिया, कश्मीर रहता हमारे पास तो दूध घी की नदियां बहती, हम ये होते, हम वो होते, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया मुसलमान के साथ ये, मतलब दिस काइंड्स ऑफ द फंडामेंटल थिंग, जिससे क्या होगा ना, जो वहाँ के लोग हैं उसका जो अपने सोचने की शक्ति है, जो अपना लॉजिक है, वो बदल जाता है। दूसरा, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम ये ऐसा है, जो इंडिया हेटेड, इंडिया से नफरत ही वो एजुकेशन सिस्टम, मतलब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उसको एजुकेशन में इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इंडिया से मतलब दुश्मनी। ये एजुकेशन सिस्टम देखिए, दो पाकिस्तान में भी दो एजुकेशन सिस्टम है। एक एजुकेशन इलीट एजुकेशन है जो आर्मी के अंदर है, जो आर्मी की जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, वो इंग्लिश वाला है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम जो जनरल पढ़ता है, आर्मी में कितना 5 से 10% होगा वो प्राइवेट स्कूल, इलीट स्कूल। जो जनरल पढ़ता है ना, जो जनरल होता है, वो पढ़ता है मदरसा में, पढ़ता है छोटा मोटा स्कूल में पढ़ता है, जिसमें रिलीजियस प्रीचिंग किया जाता है, रिलीजियस थिंग को प्रमोट किया जाता है, उसमें साइंस मैथ इस सब में उसको ट्रेन नहीं किया जाता है, ये देते हैं। और जब रिलीजियस चीज़ पढ़ाएगा, उसमें फंडामेंटल चीज़ को जोड़ेगा, इंडिया से हेटेड चीज़ को जोड़ेगा, और रिलीजन के नाम पे उसको ब्रेन वॉश करने के बाद उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। वहाँ से फंडामेंटल एलिमेंट्स है, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जो उसके बड़े बड़े उलेमा होते हैं जो इस तरह से हेट्रेड इंडिया के अगेंस्ट रखते हैं, वो उसको यूज करके ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश मतलब क्या? आपकी सोचने की शक्ति, जो आप लॉजिक लगाएंगे वो चीज़ नहीं, जो आपको वो सामने वाला करेगा ना वही आप मानोगे। वो कहेगा तुम उसे मार दो, तुम मार दोगे, मतलब इस तरह से साइकोलॉजिकल अटैक होता है, साइकोलॉजिकल मतलब चेंज कर देता है इस लोगों का जो होता है। अब क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि 40% पॉवर्टी है, तो जहाँ पे पॉवर्टी होगा वहाँ पे क्या होगा? उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो फिर उसके पास ये बहुत बड़ा वेल सेक्शन है जिसको कि वो करता है। फिर उसको आप देखिए, अब ये फंडामेंटल वाले जो ग्रुप है वो उसको ब्रेन वॉश करके मेन पावर तो ले आया। मेन पावर ले आने के बाद क्या होता है? आईएसआई के पास ड्रग्स का पैसा, वो ड्रग्स का पैसा उठाता है, फिर उधर से आर्म्स एमुनेशन कहीं से खरीद के लाता है, ये चीज़ देके ट्रेन करता है, इंडिया देता है टेररिज्म करने के लिए। तो दिस इज एक साइकिल है। ठीक। अभी पहलगांव में किया ना, दिस इज अ लिटमस टेस्ट उसका था। वो देख रहा था जो भारत कैसे रिएक्ट करता है, वो देख रहा है, ये लिटमस टेस्ट किया है। मतलब वो देखा कि इंडियन गवर्नमेंट में देखा 240 सीट आया है, ये देखा है, ये सब सोचा जो भारत नहीं कुछ करेगा, तो ये लिटमस टेस्ट वो किया है, समझ गए, जो भारत तो कुछ करे। लेकिन जब भारत का रुख करा हुआ है, भारत ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक कदम उठाया है, और अदर सेक्टर में जैसे भारत की तैयारी चल रही है आने वाले टाइम में अब क्या करेगा, पाकिस्तान का हवा टाइट हो गया है। जो उसके एलईटी था, जो टीआरएफ है, टीआरएफ क्या है? द रेसिस्टेंस फोर्स। जो पहले ऑर्गेनाइजेशन थे ना, लश्कर तोयबा हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, जैसे मैं बोल जैसे मोहम्मद हो गया, ये 3 4 ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब मिलाकर एक पूरा कलेक्टिव अटैक करेंगे हम। क्योंकि हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, तो एक जो इफेक्टिव अटैक होता है वो नहीं हो पाता है। तो सब ने मिला के एक टीआरएफ बनाया। दूसरा क्या? इंटरनेशनलाइजेशन। तीसरा क्या, इस ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बैन हो गया है, वर्ल्ड के लोग टेररिस्ट ग्रुप बना दिया है, उसको बैन कर दिया है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा वर्ल्ड को, जब भाई मैंने एलईटी को खत्म कर दिया, मैंने हिजबुल को खत्म कर दिया, मैंने इसको खत्म कर दिया है, कागज पे तो खत्म कर देता है, नाम बदल के फिर बना लिया, ये टीआरएफ बना लिया, इस सब का नाम बना कर एक कलेक्टिव अटैक करने की वजह से, समझ गए। तो दिस इज द पाकिस्तान सिचुएशन। पॉवर्टी से रिलेशन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट 7 से 10% है, अनएम्प्लॉयमेंट 7 से 10%, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहाँ पे। ठीक। तो दिस इज द पाकिस्तान इकॉनमी। लेकिन ये एक जस्ट ब्रीफ हो गया, लेकिन पाकिस्तान इकॉनमी को हम कभी और नेक्स्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे, हम पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एग्रीकल्चर देखेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री देखेंगे, वहाँ पे वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी देखेंगे। और कभी हम पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के पॉलिटी, पाकिस्तान में मतलब ऑल ओवर जो थिंग है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल।